अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो इससे पीछे जितने भी बात है वेव तो का इक्वेशन, उसमें बहुत सारा टर्म है, सबका नोमेनक्लेचर, इक्वेशन ऑफ वेव। जनरली आप कोई भी वेव का इक्वेशन को इस तरह से लेते हो, इसमें भी बहुत बात है, आगे करेंगे फ्यूचर में। इतना सिंपल नहीं होता है वेव। जब क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वेव का और भी बात सब देखोगे वेव के बारे में। तो हम आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफियरेंस ऑफ वेव। इससे पीछे वेव का सारा बेसिक्स बात फर्स्ट चैप्टर में हम किए हुए हैं, वो सब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजा गया है। अब इसका नाम ए को क्या बोलते हो, ओमेगा का क्या नाम है, के का क्या नाम है, ये ओमेगा और के में रिलेशंस क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, भी बराबर ओमेगा बाई, सब बात पिछला चैप्टर में किए हुए हैं। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर ये चैप्टर जो करने जा रहे हैं डायरेक्ट हम इंटरफियरेंस ऑफ वेव, तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक ना। तो थोड़ा वो जो लेक्चर भेजा गया है इस पेपर का, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर, वेव खुद क्या चीज है उसका डिफिनीशन तक हम लिखे हैं। टाइप्स ऑफ वेव क्या होता है, वेव का इक्वेशंस क्या होता है, वो सब बात किया गया यहाँ पर। उसको थोड़ा ईमानदारी से देखना, क्योंकि हमको जब हम पढ़ाने चलते हैं ना, अपने से एक बार ये सब बात नहीं बोल लेते हैं, कर देते हैं, हमारे मन में लगा हुआ रहता है कि शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। ये वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी रीड करते थे, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सबको आज थोड़ा ना, कौन भाग गया पहले ही दिन वेव का नाम सुन के भाग रहा है। अरे जिसको नहीं भेजा गया उसको आज भेज दे रहे हैं, कर लेना। अब कहोगे एग्जाम भी है और हम थोड़ा नहीं इस तरह से काम करें और बहुत टाइट होके बात करोगे तो ये सब तो 12 का चीज है। 12 में वेव क्या चीज है, तो 12 का 11 12 की बात है, वहां भी वेव ऑप्टिक्स था, हमको तो उसके बाद बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सब बेसिक्स का लेक्चर भेजा हुआ है। फिर उसके बाद ये के को वेव नंबर या प्रोपैगेशन कांस्टेंट या एक वेव वेक्टर भी बोलते हैं इसको, वेव वेक्टर, ये सब नाम लिया जाता है। और एक टर्म टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी, जो 2 पाई बाई ओमेगा, एक फ्रीक्वेंसी जो 1 बाई टी, दैट इज ओमेगा बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, टाइम पीरियड, एक वेव लेंथ, लेमडा बराबर वी टी, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टाइम पीरियड, भी वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू लेमडा को वेव लेंथ। ये सब काम पीछे किया हुआ है, हो सके तो सारा लेक्चर देख लो आज रात भर, एक बार रिकॉल कर लो कि कल से समझ में आवे आपको। ये हम इसमें कहां से स्टार्ट करने वाले, इंटरफियरेंस ऑफ वेव भी भेजा गया, उसको हम रिकैप कर दे रहे हैं, कौन कौन बात को गौर करोगे। ये सब बेसिक बात वेव से रिलेटेड, ये इक्वेशन ऑफ वेव, वेव का इक्वेशन, कोई भी वेव हो, कोई भी हो, लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, धागा में वेव हो, सबका ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। लाइटो वेव को इसे ही डिनोट करेंगे। बस डिफरेंस ये है कि लाइट वेव में वाई को इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे या मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे, साउंड वेव में वाई को प्रेशर समझा जाता है या डेंसिटी समझा जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी। साउंड वेव कैन एक्सप्रेस्ड इनटू प्रेशर, इनटू डेंसिटी, इनटू डिस्प्लेसमेंट। और धागा में तो वाई का फिजिकल मीनिंग, धागा वाला वेव में तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। धागा में जब वेव प्रोड्यूस होता है तो वहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट में फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो कोई भी वेव होगा उसका ये जनरल इक्वेशन है, बस वाई का फिजिकल मीनिंग चेंज होते रहेगा,
लाइट वेव में वाई को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड समझना होगा। साउंड वेव में वाई को डिस्प्लेसमेंट भी समझ सकते हो, प्रेशर भी, डेंसिटी भी। ये उसका मैक्सिमम वैल्यू, इस क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू। यदि ये प्रेशर है तो ये प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू, डेंसिटी है तो डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी तो लाइट वेव के केस में इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, कोई जरूरी नहीं साइन में ही हो वेव का इक्वेशन, कॉस में भी हो सकता है वेव का इक्वेशन। ये भी जरूरी नहीं कि टाइम वाला इधर, एक्स वाला उधर, एक्सो वाला इधर हो सकता है, टाइम वाला उधर। वैसा होने से क्या चीज में चेंजिंग होता है, जब टी इधर एक्स इधर, बीच में माइनस साइन, और यदि एक्स इधर टी उधर, इस सब से क्या चेंजिंग होता है, कौन बात में चेंज, सब बात किया गया होगा। आप थोड़ा अच्छा से देखना उस लेक्चर को। फेज एंड फेज डिफरेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया होगा, फेज एंड फेज डिफरेंस। इसके बिना तो ये पूरा कोई ना इंटरफेरेंस चैप्टर समझोगे, न डिफ्रैक्शन समझ में आएगा आपको। फेज और फेज डिफरेंस का खुद, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव तो देखे होंगे ना, इतना दिन पहले भेज चुके हैं इस लेक्चर। चलो, फेज एंड फेज डिफरेंस पढ़ाए होंगे, उसका खूब यूज है इसमें। इसका नाम दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये वेव नंबर या प्रोपैगेशन कांस्टेंट, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू, वाई का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये एंगल, इसी को फेज बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं फाई से, ओमेगा टी माइनस, यहां प्लस साइन भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों साइन हो सकता है यहां पर, जरूरी नहीं है माइनस से रहेगा, दोनों साइन होता है। यदि माइनस साइन हो तो क्या समझोगे, प्लस साइन रहे तो क्या समझना। आप लाइट वेव में काम करने चले हैं तो वेव का भी दो टाइप्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। कोई भी वेव हो, जब वेव ट्रेवल करता है तो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। जब वेव चलेगा किसी मीडियम में तो मीडियम का पार्टिकल अपना ओरिजिनल पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहता है, और जब वेव खत्म कर दोगे मीडियम से तो पार्टिकल भी अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आके रुक जाएगा। अब वो जो वाइब्रेशन हो रहा होता है पार्टिकल का, जिधर वेव जा रहा है उधरे वाइब्रेट करे, या जिधर वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे, यही दो बात है। वेव के जाने के डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, या वेव के जाने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वेव जिधर जा रहा है उस डायरेक्शन में यदि वाइब्रेट करे मीडियम का पार्टिकल तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव, और वेव के जाने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसको ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, कोई भी वेव हो उसमें किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा हो वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, वेव इन स्ट्रिंग, वाटर वेव, कोई भी वेव होगा, एक कॉमन बात है उसमें कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये प्रॉपर्टी है वेव का, और वो वाइब्रेशन या तो वेव के जाने के लॉन्ग या वेव के जाने के परपेंडिकुलर। यदि वेव के जाने के लॉन्ग वाइब्रेट करता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव के जाने के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है तो ट्रांसवर्स वेव। तो धागा में जो वेव प्रोड्यूस करोगे या लाइट वेव, ये दोनों ट्रांसवर्स वेव होता है। लाइट वेव सब बात है पीछे, हम रिकैप ही आज कर रहे हैं, आज हम इसको नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। सुन लो कौन कौन बात हम रिकैप कर रहे हैं, उस सब बात पर ज्यादा गौर करना। Light wave and wave in a string both are transverse wave, and wave in a string both are transverse wave.
ट्रांसवर्स, अब धागा में वेव की बात करते हैं तो धागा का ऐसा शेप होता है जब वेव प्रोड्यूस करते हो तो पहले तो धागा आपका मान लो स्ट्रेट था ऐसा था, और इस इंड को आप ऊपर और नीचे ऐसे ऑसिलेट करवाओगे तब ये शेप बना होगा। तो ये शेप ना आगे जाते हुए नजर आएगा आपको। लोग समझता है कि इस धागा का पार्टिकल आगे जा रहा है, नहीं, धागा का कोई पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, ये शेप आगे जाता है। ये तो आपके हाथ में होगा, ये तो आपके हाथ में होगा क्योंकि आप वाइब्रेट कर रहे हैं। यदि पार्टिकल आगे जाता धागा का तब तो ये हाथ से छूट जाना चाहिए था, जबकि नहीं छूटता है। ऐसे धागा को ऐसे करके ऐसे कर देते हो तो वो इंड तो आपके हाथ ही में है, फिर भी कोई चीज लगता है कि आगे जा रहा है, वो शेप आगे जा रहा है। पार्टिकल, मीडियम का कोई पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, मीडियम का पार्टिकल अपने ही पोजीशन पर। अब आपको आप मान लो यहां पर एगो ये कलर कर देना, ये देखना कि ये कलर आपको एक लाइन के लॉन्ग नजर आएगा। ये जो कलर था ये पॉइंट इस लाइन के लॉन्ग नजर आ रहा है, तो कोई एक पॉइंट हर जगह नजर आ रहा है, दैट इज वो वाइब्रेट कर रहा होगा, वो वाइब्रेट कर रहा होगा वो। और वाइब्रेट किधर कर रहा है, जिधर वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव है। वेव इन स्ट्रिंग को ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव इज ऑल्सो, आपको तो इस पेपर में पूरा लाइट वेव पर फोकस करना है। लाइट वेव इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। उसमें भी जिधर लाइट वेव चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। यदि वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा होगा या जेड एक्सिस। ये प्रॉपर्टी होता है लाइट वेव का, इसलिए लाइट वेव को भी ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और इसका मैथमेटिकल प्रूफ सेमेस्टर 6 में मिलेगा हम लोग को, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ऑफ वेव पढ़ना है, उस जगह ये चीज का मैथमेटिकली प्रूफ करना पूछा जाता है और हम लोग पढ़ाते हैं वहां पर लाइट वेव इज एंड ट्रांसवर्स वेव। जबकि इस बात को आप 12 लेवल से ही सुनते आ रहे हो, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। एक्सपेरिमेंटली लोग करके दिखा देता है कि हाँ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स, लेकिन थ्योरेटिकली मैथमेटिकली सेमेस्टर 6 में देखना है आपको प्रूफ। सब बहुत बात का प्रूफ देखना है। आप 12 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब जो पढ़ के आए हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका कोई प्रूफ नहीं किया गया था वहां, यहां प्रूफ करेंगे इस बात का। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो प्रूफ होना है सेमेस्टर 6 में। स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू 2 बाय म्यू 1, इस सब का कोई प्रूफ 12 लेवल तक नहीं था, एज ए लॉ के रूप में आप जानते हैं आप उसको, इस सब का सेमेस्टर 6 में प्रूफ होना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये भी एक लॉ था। इस सब चीज का प्रूफ वहां पर होना है, अभी तक एज ए लॉ के ही रूप में यूज करते हैं लोग। लाइट वेव इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव, इसका भी प्रूफ वहां पर देखोगे। और ट्रांसवर्स वेव का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, मैथमेटिकली ट्रांसवर्स वेव को आप रिप्रेजेंट ऐसे करना, इसमें देखो वेव जा किधर रहा है वो यहां वाले सिंबल से समझना। यदि x है तो समझना x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, यदि z रहे यहां तो समझना वेव z एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। अब कौन x एक्सिस पॉजिटिव की निगेटिव, वो इस साइन से डिसाइड होता है। यदि माइनस साइन है तो समझेंगे वेव पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग, और यदि प्लस साइन है तो समझेंगे वेव निगेटिव x एक्सिस के, उल्टा बात। और इस साइन से पता चलता है कि पार्टिकल वाइब्रेट किस दिशा में कर रहा है। y है तो समझना पार्टिकल y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, वेव जा रहा है x डायरेक्शन में, अब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है y डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स वेव में यही तो होता है, वेव के जाने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन में ये सिंबल और ये सिंबल परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव जा रहा है और पार्टिकल वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव का ये इक्वेशन सब लोग
लाइटो वेव में वाई लिखेंगे, अभी हम लोग अभी भी वाई लिखेंगे। ऐसे तो लाइट वेव के केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना चाहिए फॉर लाइट वेव, लेकिन यहां पर आपको वाई से सब जगह काम करना है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखे लाइट वेव को, ये काम सेमेस्टर 6 में करेंगे हम लोग। अभी इस पेपर 2 में लाइट वेव के लिए भी वाई सिंबल ही यूज करेंगे, और ऐसा रिप्रेजेंटेशन लाइट वेव का ये सेमेस्टर 6 में करना है। मन में समझना कि वाई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो पहले जो सिलेबस था ना ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स का, हम लोग का पुराना सिलेबस, उसमें पोलराइजेशन भी था। एक चैप्टर लाइट वेव से रिलेटेड एक टॉपिक होता है पोलराइजेशन। 3 फेनोमेना, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये वेव ऑप्टिक्स से डिस्क्राइब होता है, ये तीनों फेनोमेना। तो अभी क्या किया है ना, पोलराइजेशन को भेज दिया है सेमेस्टर 6 में, और यहां रख तो अभी भी लाइट वेव को इसी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम लोग सेमेस्टर 2 में। फिर सेमेस्टर 6 में पोलराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट वेव से रिलेटेड एक फेनोमेना, वहां पर ई से डिनोट किया जाता है, देखेंगे वहां पर। अभी ज्यादा टफ नहीं है। चलो, तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये दूसरा बात की और भी टर्म अभी अभी बात किया था, वेलोसिटी ऑफ वेव जो ओमेगा बाय के, एक बात किया हम लोग टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, वो सब बेसिक बात देखना। दूसरा जो मेन चीज है इसमें, मेन बात ये है फेज एंड फेज डिफरेंस। ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहां इसका यूज नहीं होगा, हर टॉपिक में इस बात का यूज होना है। फेज एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव, इससे पीछे का जितने भी बात बोला वो तो देखना ही, थोड़ा ज्यादा आप अच्छा से इसको देखना, फेज और फेज डिफरेंस को, फेज एंड फेज डिफरेंस। देखो ये जो इक्वेशन था वेव का, इसमें जो एंगल है उस एंगल को ही फेज बोलते हैं। इस पूरे एंगल का ही नाम है फेज, और डिनोट करते हैं इसको फाई से। इसी को कोई कोई फेज बोलता है सिंपली, या फेज एंगल भी बोलता है, या फेज एंगल। और ये फंक्शन दिख रहा है किसका, टाइम का भी और पोजीशन का भी। एक्स यहाँ पोजीशन है, टी टाइम, टाइम और एक्स दोनों का फंक्शन है ये। यानी जब वेव चलेगा तो अलग अलग जगह अलग अलग उसका फेज होगा, स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर फेज डिफरेंट होगा, क्योंकि फेज इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। और एक बात, कोई एक ही पॉइंट पर आप रहोगे तब भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज होगा, क्योंकि फेज इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। फेज क्या है, फेज, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली इस चीज को क्या कैसे समझें, ये चीज अभी नहीं बताएंगे, वो चीज आप अपना लेक्चर में देखना। बहुत ये सब देखो, फ्री वाइब्रेशन सेमेस्टर 1 में पढ़े होगे, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन, एक शॉर्टकट एक छोटा सा चैप्टर था वाइब्रेशन। तो फेज या 11 में सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, फेज और फेज डिफरेंस वहीं से पहली बार सुना जाता है। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का एंगल को फेज बोलते हैं बस। साइन कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसके एंगल को फेज बोला जाता है। कभी कोई पीरियोडिक फंक्शन में खाली का एंगल एक्स पर डिपेंड करता हुआ दिखेगा, तो खाली कभी टाइम पर ओनली। कोई ऐसा पीरियोडिक फंक्शन जिसका एंगल पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंड करेगा। तो वेव का जो इक्वेशन होता है
वेव का इक्वेशन में पोजीशन और टाइम दोनों होता है। यही सब बात तो फर्स्ट चैप्टर में किए होंगे हम। वेव क्या चीज है, उसका इक्वेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट कर, उसके इक्वेशन में कौन टर्म को क्या का क्या नाम है, क्या रिलेशंस है उस सब टर्म के बीच, यही सब काम तो फर्स्ट चैप्टर में हुआ है। सारा बेसिक्स बात फर्स्ट चैप्टर में हुआ है। एंगल को फेज बोलेंगे, और ये तो क्लियरली दिख रहा है कि पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। लेकिन तो अब स्पेस के अलग अलग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, तो समझो अलग अलग पॉइंट पर वेव का फेज अलग अलग होगा। फेज ऑफ वेव एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस विल बी डिफरेंट। फेज ऑफ वेव एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस will be different। कहोगे टाइमों पर तो डिपेंड कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पर रहोगे खरा तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग फेज होगा वेव का। उससे मतलब नहीं है लाइट वेव में। लाइट वेव में फेज को मतलब है ओनली एक्स से, टाइम से नहीं है, क्योंकि जो बाद में जो काम करना है ना, उसमें दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग करवाना है हम लोग को। इंटरफियरेंस फेनोमेना, डिफ्रैक्शन फेनोमेना, ये सब क्या है, ये सब दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग का रिजल्ट है। और ओवरलैपिंग वाली बात तो एक ही टाइम पर होगा। ये 2 बजे यहां पहुंच, हम आपसे 2 बजे मिले तो आप भी हमसे 2 ही बजे मिले ना, मिलने वाली बात तो एक ही टाइम पर होगा ना। लेकिन दोनों वेव अलग अलग जगह से आया होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों के द्वारा डिफरेंट हुआ होगा, लेकिन मिलने वाली बात एक ही टाइम पर हुआ होगा। इसलिए फेज में डिफरेंस जो करवाएंगे हम लोग, वो डिस्टेंस वाला में डिफरेंस के चलते, टाइम के डिफरेंस होने से नहीं, टाइम तो सेम रहेगा, तो टाइम से मतलब नहीं रहेगा हम लोग को, क्योंकि ओवरलैपिंग करना है दो वेव का हमको, और ओवरलैपिंग वाली बात कोई एक टाइम पर डिफाइन होता है, लेकिन अलग अलग पोजीशन से वेव आ रहा होता है, इसलिए एक्स अलग अलग होगा दोनों का, लेकिन मिलने का टाइम एक होगा। इसलिए हमको टाइम से मतलब नहीं रहेगा, पोजीशन से मतलब रहेगा बाद में। ठीक है, देखना उस लेक्चर को और सिस्टमेटिकली आप देखोगे तो ये सब बात टफ नहीं लगेगा। यदि सिस्टम तो रेंडमली आपको बता रहे हैं। अब बात उठता है फेज डिफरेंस। सिंपली इस एंगल का नाम फेज रखा गया, ये टाइम और पोजीशन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ज्यादा यूजफुल चीज रहेगा पोजीशन पर डिपेंड करना फेज को। जो काम करना है आपको, उसके लिए आपको इंटरफेरेंस देखना है, आपको डिफ्रैक्शन देखना है, तो उसके लिए फेज का इस सिंबल से मतलब रहेगा, एक्स से। अब आता है फेज डिफरेंस। इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बता रहे हैं, फिजिकली क्या चीज है ये चीज ऐसे कहोगे तो अपना 11-12 वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर भेज देते हैं आपको, और डीपली समझ लेना, एग्जाम्पल समझ लेना फेज और फेज डिफरेंस का। वो दिखना ही होगा। देखो जहां भी कमजोरी है उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक करना है। 11-12 का जिस कंसेप्ट में कमी होने के चलते यहाँ पर परेशानी होगा आपको, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो चीज ठीक कर लो। सेमेस्टर 2 तक 3 तक आपको मौका है 11-12 का टॉपिक सबको ठीक करना, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फेज हम वो इस लेक्चर को वहां भी पढ़ाई होंगे, काहे भेजेंगे, उसी में देखना, आप ठीक से समझ में आ जाएगा। फेज और फेज डिफरेंस हम बताए होंगे, लेकिन कौन लेक्चर में बताए हैं ये तो सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तब पता चलेगा। थोड़ा यहाँ पर हम हिंट, फिजिकली हम क्या चीज है ये नहीं बता रहे हैं, मैथमेटिकली हम आपको समझा रहे हैं इसको। फेज डिफरेंस क्या चीज है,
फेज डिफरेंस की जब बात आया तो दो फेज होना चाहिए। दो चीज में डिफरेंस तो दो चीज में करते हो, उसके लिए दो फेज के लिए दो अलग अलग वेव होना चाहिए, और दोनों वेव का एक्स का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। हम टाइम भी को भी अलग अलग करके फेज डिफरेंस की बात कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम से मतलब नहीं है, ऐसा समझे ना। इसको मिटाते हैं, देखो मत लिखो उसको देखना ठीक से। सपोज करो ये दो ठो सोर्स है वेव का, पॉइंट सोर्स S1 एंड S2। यहां से वेव चल के यहां पहुंचा, यहां से वेव यहां आया, यहां से चला था, तो ये वेव था y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और ये वेव यहां चला था, तो ये y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx। अब x हम दोनों में सेम रख रहे हैं, तब यहां पर मान लीजिए ना कि ये y एक्सिस पर रखा हुआ है, दोनों सोर्स, ये दोनों सोर्स y एक्सिस पर रखा हुआ है, तो y एक्सिस पर कहीं भी होगा, ये तो x कोऑर्डिनेट तो दोनों का से, या y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उस पर ये दोनों सोर्स रखा हुआ है, तो उस दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। नहीं, यस सर। x को y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा, मान लो ये लाइन, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट और यहाँ का x कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा? होगा सर। सेम होगा x कोऑर्डिनेट, इसलिए सेम रख रहे हैं, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग रख रहे हैं। एम्पलीट्यूड अलग अलग रख रहे हैं। क्या जरूरी है कि ये बल्ब जलाया उसका इंटेंसिटी या इस बल्ब का इंटेंसिटी सेम हो? ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड के ये सेम होना चाहिए। लाइट वेव के लिए ये जरूरी है। इंटरफेरेंस फेनोमेना देखें या डिफ्रैक्शन फेनोमेना, उसके लिए हमको दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग करवाना है बाद में। अब कैसा दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग? जिसका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम हो। ये मजबूरी कहो या जरूरी कहो, लाइट वेव का इंटरफेरेंस के लिए ये जरूरी चीज है। साउंड वेव का इंटरफेरेंस के लिए जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रखना, लेकिन लाइट वेव से रिलेटेड जितने भी फेनोमेना देखा गया है, खासकर तीन फेनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, उसमें ये सारे फेनोमेना लाइट वेव का ओवरलैपिंग से आया है। कैसा दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग? कम से कम दो जिसका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है। ये कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, बहुत जरूरी बात है ये। साउंड वेव में जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होना। लाइट वेव का कोई भी फेनोमेना देखने चलोगे उसमें, और वो फेनोमेना यदि ओवरलैपिंग ऑफ लाइट वेव से यदि बन रहा है, तो कैसा दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग? जिसका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम होना चाहिए। ये मजबूरी है या जरूरी है? ये सब बात कंडीशंस है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव के लिए, डिफ्रैक्शन के लिए एंड पोलराइजेशन के लिए जरूरी बात है। तो हम ना एग्जाम्पलों उठाए ऐसा जिसमें दो लाइट वेव को ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, क्योंकि आगे सब चीज यही होना है, ओवरलैपिंग करवाना ही है आगे आपको। ऐसा दो लाइट वेव का इसका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अरे देखो ओमेगा फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये रिलेटेड है ओमेगा से इस तरह से। तो हम फ्रीक्वेंसी सेम बोला तो समझो ओमेगा सेम है, फिर बोल रहे हैं वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तो के, ये जो सिंबल के देख रहे हो वो वेवलेंथ से रिलेटेड है ऐसे,
k बराबर 2 पाई बाय लेमडा, तो k सेम है मतलब लेमडा सेम है, वेवलेंथ सेम है। ऐसा दो वेव का ओवरलैपिंग करवाना है जिसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है। अच्छा चलिए छोड़िए, मान लो ये वेव यहां से यहां तक आने में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस वेव का इक्वेशन हो जाएगा कितना, इस जगह जब ये वेव पहुंचेगा तो इसका इक्वेशन हो जाएगा a1 sin ओमेगा t माइनस k x1 हो जाएगा। अब इसमें x की जगह x1 डालो, x चेंज करते रहेगा ना, जैसे जैसे वेव आगे ट्रेवल करेगा x का वैल्यू चेंज करते रहेगा। तो जब यहां पहुंचा x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचा तो x की जगह x1 डाल दीजिए, और ये वेव यहां से यहां जो आया ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, तो इस ये वेव का इक्वेशन यहां पर आने के बाद ऐसा हो जाएगा। टाइम हम दोनों में सेम रखेंगे क्योंकि मिलने वाली बात तो एक ही टाइम पर हुआ होगा ना, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करके आया, मिलना तो एक ही टाइम पर होगा। अब आप देखो ये वेव यहां पहुंचा तो इसका फेज इतना है, ये वेव यहां पहुंचा इसका फेज इतना है, इसी दोनों का डिफरेंस कर दो आप, उसको फेज डिफरेंस बोलेंगे। फेज डिफरेंस इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं जनरली। इस दोनों वेव का फेज का डिफरेंस, अब किसी में से भी किसी को घटा लेना, इसका फेज में से इसका फेज या इसके फेज में से इसका फेज, तो ये आएगा। यदि हम इसका फेज में से इसका फेज घटाते हैं तो ये रिलेशन आता है k इंटू x2 माइनस x1 आता है। और k के बारे में अभी अभी बोला था ये 2 पाई बाय लेमडा है। इस x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखोगे। देखो ये जो छोटा सा रिलेशन यहां पर हम समझाया किसी तरह, ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा अभी आगे, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये दोनों चैप्टर में जिसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे, अब समझ लो आप। ये फेज डिफरेंस, ये डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस बोलते हैं। इस डेल्टा एक्स का नाम है पाथ डिफरेंस। यानी इस दोनों के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस का डिफरेंस। ये जो एग्जांपल उठाए हम, यही चीज यूज होना है बाद में। दो लाइट वेव, एटलीस्ट दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग करवाना है हमको, कम से कम दो लाइट वेव का, दो से ज्यादा भी चलेगा आगे। और जहां ओवरलैप करेगा, स्पेस के जिस पॉइंट पर ओवरलैप करेगा उस जगह दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। अब दोनों वेव चूंकि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचा है तो दोनों का फेज अलग अलग होगा, क्योंकि फेज एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, और एक्स का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, इसलिए दोनों का, लेकिन टाइम दोनों में सेम रखें क्योंकि मिलने वाली बात एक ही टाइम पर होता है। इसमें डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस और डेल्टा को फेज डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। और एक बात इसमें और समझ लो, यदि स्पेस के अलग अलग पॉइंट पर ओवरलैप करे वेव, अभी यहां पर ओवरलैप किया इस जगह, मान लो एक वेव यहां से चल के यहां आता और यहां वाला वेव यहां आता, तो यहां के लिए ये क्वांटिटी अलग होता, यहां के लिए ये क्वांटिटी अलग होगा। क्यों? ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा ना। इस पॉइंट के लिए x1 और x2 का जो वैल्यू है, क्या इस पॉइंट के लिए भी x1 एंड x2 का वही वैल्यू होगा? अलग होगा ना। यस सर। स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर ओवरलैप करेगा तो फेज डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू डिफरेंट होगा।
इस पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू और इस पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू अलग अलग, इसका x1 मान लो, इसका x2 अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ का फेज डिफरेंस और यहाँ का फेज डिफरेंस डिफरेंट होगा। अब कोई स्क्रीन होगा सामने, इधर दो सोर्स होगा लाइट का, अब स्क्रीन के किस पॉइंट पर ओवरलैप, अब वहां पर ओवरलैप का, वहां के लिए दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, और इधर कहीं ओवरलैप करवाओगे वहां के लिए इस दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस डिफरेंट होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स डिफरेंट होगा अलग अलग जगह के लिए। अलग अलग पॉइंट का ओवरलैपिंग के लिए x1 एंड x2 का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फेज डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस, फेज डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग वेव will be different at different point in space. Overlapping wave स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर ओवरलैपिंग वेव के बीच का फेज डिफरेंस डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। The phase difference between overlapping wave will be different, और बहुत आज डिफरेंट। अब आप समझ पाएंगे इंटरफेरेंस क्या होता है। इतना जो भी बात किया वो सब वेव का इक्वेशन सब के बारे में, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें जो सिंबल सब है उसका क्या नाम है, उसके बीच क्या रिलेशंस है, वेव का किधर जा रहा है, पार्टिकल मीडियम का किधर वाइब्रेट कर रहा है, तो वो सब थोड़ा देख लोगे। और लास्टली इंटरफेरेंस समझने के लिए ये फेज और फेज डिफरेंस समझना जरूरी था। अब आते हैं इंटरफेरेंस समझने, वो भी किया हुआ है, वो भी लेक्चर है, लास्टली वही लेक्चर है, तो थोड़ा हम उसको रिकैप कर देते हैं इंटरफेरेंस को। देखो, जो इंटरफेरेंस चैप्टर अपने सिलेबस में देख रहे होगे उसमें यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट है, तो वहां तक हम आपको भेजे हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम जो 12 में नहीं था, यहां तक तो 12 में था सब बात, लेकिन यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट सब क्या चीज था, क्यों था, वो सब डिस्कस कर लें अभी थोड़ा। क्या है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, तो सबसे पहले इसके लिए ओवरलैपिंग ऑफ टू लाइट वेव की बात करेंगे हम। ओवरलैपिंग ऑफ टू लाइट वेव, दो से ज्यादा के लिए भी बात चलेगा, लेकिन एटलीस्ट दो लाइट वेव का ओवरलैपिंग। पहला नोट में एगो बात तो ये कि टू ऑब्जर्व इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये खासकर ये तीन फेनोमेना जो हम लिख रहे हैं लाइट वेव से रिलेटेड, और भी फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, तो ये सब जो फेनोमेना है इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भी वेरी प्रूफ होता है ये सब फेनोमेना। लेकिन ये तीनों फेनोमेना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से प्रूफ नहीं होता है, ये वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूव होता है। लाइट इज ए वेव, लाइट इज ऑल्सो ए वेव, ये तो बाद में पता चला था मैक्सवेल के द्वारा, सेमेस्टर 6 में इस सब बात को देखेंगे। बहुत दिन तक लाइट का से रिलेटेड जो भी फेनोमेना था उसको ज्योमेट्री को के लॉ को यूज करके प्रूव किया जाता था।
ये तीन फेनोमेना पर्सनली लाइट का वेव नेचर से प्रूव होता है। लाइट को पार्टिकल नेचर भी है लाइट का। लाइट में इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सब क्वांटम मैकेनिक्स अभी आना है सेमेस्टर 4 में, वहां पर और डीपली इस सब बात को देखोगे। यहां सेमेस्टर 2 तक ना आपको पहले बोल दिया जा रहा है कि आप वेव का सब बेसिक बात से वाकिफ रहना, क्योंकि इसके बाद सेमेस्टर 4 से वेव का टोटली नया बात सब देखना है। तो इस फेनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए we must have at least two light wave, of same frequency and wavelength। ये एक जरूरी बात, उस लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम होना चाहिए। एंड दे ओवरलैप, ये नेसेसरी कंडीशंस है इस तीनों फेनोमेना को ऑब्जर्व करना है। तो एटलीस्ट दो लाइट वेव होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का होना चाहिए, और वो ओवरलैप भी करे। मान लो आपके पास ऐसा ही कोई दो वेव है, एम्पलीट्यूड पर कोई कंडीशंस नहीं बोला जा रहा है कि एम्पलीट्यूड सेम है वेव का या डिफरेंट है, इस पर कोई कंडीशन है, खाली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम होना चाहिए। एक वेव और लो y2, A2 साइन, इसका अलग अलग एम्पलीट्यूड रख रहे हैं। एम्पलीट्यूड क्या चीज है? एम्पलीट्यूड को यदि वाइब्रेशन से समझे तो कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, वो डिस्टेंस को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के दूरी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। लेकिन लाइट वेव में पार्टिकल का वाइब्रेशन तो दिखता ही नहीं है आपको, तो फिर ये कितना एम्पलीट्यूड होगा, वो कैसे? तो लाइट वेव में ना एक इंटेंसिटी के टर्म्स में बात होता है, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बात नहीं होता है। धागा वाला वेव हो तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन लाइट वेव और साउंड वेव में एम्पलीट्यूड की जगह इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। और एक रिलेशंस भी होता है इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव में। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब लाइट वेव का बात होगा तो सारा रिजल्ट जो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में है उसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, इंटेंसिटी में। खासकर लाइट और साउंड वेव में पार्टिकल के वाइब्रेशन को नहीं देखा जाता है कि कितना हाइट से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन कहां पर ज्यादा सुनाई दिया, कम सुनाई दिया, कहां पर ज्यादा अच्छा क्लियरली दिखा, कहां पर ज्यादा, यानी इंटेंसिटी कहां ज्यादा है कम है, इस टर्म्स में बात करते हो। तो सपोज करो दो लाइट वेव है अपने पास, दोनों का फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम है, लेकिन दोनों में कुछ फेज का डिफरेंस है। अब ये क्या बोल दिया? दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है। अब देखो, यदि हम दोनों में एक्स रख रहे हैं तो यहां पर कुछ एंगल एक्स्ट्रा डाल दिए, ऐसे समझिए ना। मान लीजिए यहां हम एक्स रखते और यहां पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखते, यानी एगो नया एक्स, एक न्यू एक्स की बात करें। मान लीजिए दोनों अलग अलग जगह से आ रहा है, एक आया 2 मीटर ट्रेवल करके और एक आया 2.5 मीटर ट्रेवल करके, यानी 2 + 0.5, ये डेल्टा एक्स का वैल्यू 0.5। अब के एक्स को भी, के को इससे गुना करो तो के एक्स, के इंटू डेल्टा एक्स को शॉर्टली, ये जो के इंटू डेल्टा एक्स आएगा गुना करने पर, इसी को हम शॉर्टकट में डेल्टा लिख दे रहे हैं। इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, आप डायरेक्ट इसको क्या लिख देना, के एक्स प्लस डेल्टा लो।
नहीं समझे यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? दोनों वेव अलग अलग जगह से ना आएगा, जी सर। इट में भी पॉसिबल दोनों वेव अलग अलग जगह से आ रहा होगा, दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल क्या सेम होगा? नो सर। मान लो एक ट्रेवल करके आया x1 दूरी, एक ट्रेवल करके आया x2 दूरी, लो, लेकिन इतना तो हो सकता है ना कि x2 जो है वो x1 प्लस समथिंग के बराबर हो। यस सर। मान लीजिए x1 प्लस डेल्टा x है, x2 की जगह आप इतना रख दो। अब इसी में हम x1 को x मान लिए हैं, x1 को x माने तो x2 हो जाएगा कितना, x प्लस डेल्टा x। अब x2 Yes, की sir. जगह x प्लस डेल्टा x डालते हैं, फिर इसको गुना कीजिएगा kx, फिर k इंटू डेल्टा एक्स। k इंटू डेल्टा एक्स को एक शॉर्टकट सिंबल मान लिया डेल्टा, इसलिए ये दोनों वेव के बीच कुछ फेज का डिफरेंस होगा। यदि अलग अलग जगह से आएगा तो फेज का डिफरेंस होगा, और सेम पोजीशन से आएगा तो फेज में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि तब तो दोनों के द्वारा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। यदि अलग अलग जगह से आएगा तो दोनों के बीच कुछ फेज डिफरेंस होगा। मान लो ये दोनों वेव मिला, स्पेस के किसी पॉइंट पर ओवरलैप किया, सपोज करो ये दोनों वेव, तो जहां ओवरलैप किया उस जगह एक वो नया वेव बनेगा, एक न्यू वेव बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि when two or more than two wave overlap at a point in a space, then a new wave is formed at that point। ये वेव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात, जब कोई दो वेव को कहीं मिलाओगे स्पेस के किसी पॉइंट पर तो वहां पर एक नया वेव फॉर्म होगा, और उस न्यू वेव का जो इक्वेशंस होगा वो कैसे देना, तो उस दोनों वेव का सिंपल एडिशन कर देना, वो न्यू वेव का इक्वेशन कहलाएगा। ये होगा इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग वेव, उसको रिजल्टिंग वेव बोलिए। और ये y1 y2 को कंपोनेंट्स वेव बोला जाता है। ये दोनों मिला था और ये फॉर्म हुआ, जिससे मिलके बना उसको कंपोनेंट वेव बोलते हैं, आर कॉल्ड कंपोनेंट वेव। ये कंसेप्ट है वेव में, प्रिंसिपल ऑफ सुपर ओवरलैपिंग ऑफ वेव का एक कंसेप्ट है। दो या दो से ज्यादा वेव को ओवरलैप करो, कहीं मिलेगा स्पेस में, तो वहां पर एक न्यू वेव बनेगा। उस न्यू वेव का इक्वेशंस कैसे देना, तो उस सभी इंडिविजुअल वेव्स का सम कर दोगे। अब सम में वेक्टर सम होता है, अलजेब्राइक सम होता है, तो यदि अलग अलग डायरेक्शन हो, ये y होता ये z होता तब वेक्टर सम, लेकिन ये भी y डायरेक्शन में भी y डायरेक्शन है तो अलजेब्राइक सम। यानी जितने भी वेव ओवरलैप करने जा रहा है सब में पार्टिकल y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, सब सारे ओवरलैपिंग वेव में, तो रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन में सबका अलजेब्राइक सम। लेकिन यदि अलग अलग वेव में पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा, अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो फिर यहां पर वेक्टर सम करना पड़ता है। तो ये काम अभी नहीं है आपका सिलेबस, वो चीज अभी नहीं है, अभी तो कम से कम हल्का है। अभी सारे ओवरलैपिंग वेव में पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में मानेंगे, तो रिजल्टिंग वेव में सबको सिंपल एडिशन अलजेब्राइक सम करेंगे। और देखना उसको डिराइव भी हम किए होंगे, जब इसको सम किए होंगे ना, देखो नया इक्वेशन बन के निकल के आया होगा इस टाइप से,
ऐसा आया होगा। देखना इसका कैसे इसको लाएंगे। तो हम इसकी बात, आप लोग थोड़ा थोड़ा आज रात भर 2 बजे रात तक जगना हो